अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्ला जान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी तो हो चुकी है मगर ज़ुबाबंदी नहीं। अल्फाज की जंग अभी भी जारी है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बज़ाहिर ज़हनी तौर पे अभी तक ये मानने को तैयार नहीं कि भारत को ज़बरदस्त शिकस्त हुई है और ये पाकिस्तान की बड़ी फतह है जिसका ज़िक्र अब आलमी मीडिया भी कर रहा है। और जो सीज़ फायर हुआ है इसके बावजूद भी भारत की तरफ से धमकी आमेज़ रवैया अपनाया जा रहा है और आज ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिलवास्ता तौर पे ये कहने की कोशिश की है कि भारत अब इस खित्ते में नई किस्म के कवायद तरतीब देगा, एक न्यू नॉर्मल लाएगा और जब भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान पे दोबारा वार भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं और उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली फैसलाबाद NA 101 से जनाब राना आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कौसर कासमी ने और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़फ़र अली दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे साबिक सफ़ीर जौहर सलीम। तो सबसे पहले तो आपको एक नया इंकशाफ सुनाते हैं जो पंजाब की तर्जुमान ने किया है उस्मा बुखारी ने, वो सुन लें। मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन और वो एक्शन के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर पाक फौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़फ़र अली साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बड़ा इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म ने बतौर MNA इतने बड़े ऑपरेशन की निगरानी की थी जो भारत के ख़िलाफ़ किया गया। तो आपके ख्याल में ये जो डिज़ाइन नवाज शरीफ साहब ने बनाया था ये क्या ऐसा मुमकिन है, आपको लगता है बतौर एक दिफाई तज्ज़ियाकार कि एक सियासतदान को इतने बड़े ऑपरेशन की निगरानी सौंपी जाए? क्या कह सकता हूँ क्योंकि माहौल ऐसा है कि मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की है और उस फतह के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शहबाज शरीफ साहब थे और ही वाज ऑन द ड्राइविंग सीट। उनके साथ उनकी कैबिनेट थी, उसके साथ आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स थी। तो मैं ये बड़ा ओपनली और बड़ा स्टेट कह सकता हूँ कि इसमें नवाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने तो कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी है इस तमाम माहौल में। भारत वो अब इसके ऊपर बातचीत चलेगी, डिस्कशन चलेंगी, लेकिन एज एन MNA ही इज नॉट होल्डिंग एनी अपॉइंटमेंट। और बात चीजें ऐसी होती है जो आपसे सिलेक्टेड लोगों से या जो गवर्नमेंट होती है उससे आप साथ लेके चलते हैं। इस तरह तो MNA बहुत सारे MNAs हैं, कितने MNAs हैं जो प्लानिंग में शामिल थे। तो मैं तो इसको मान सकता हूँ ना ये मानने के लिए काबिल है कि किसी भी तरीके से इसको सुपरवाइज करना। सुपरवाइज तो इसको PF के चीफ स्टाफ कर रहे थे, सिद्धू साहब बताते खुद अपना ऑपरेशन रूम में बैठ के, या आर्मी की अगर देखें तो जो रेस्पेक्टिव फील्ड कमांडर्स थे वो उसको सुपरवाइज कर रहे थे, उनको एक प्लान प्रोवाइड कर दिया गया था। और ये याद रखिएगा जब प्लानिंग हो रही है तो प्लानिंग फेज में एग्जीक्यूशन तक सिर्फ जनरल गाइडलाइन बताई जाती है। किसी भी तरीके से सुपरविजन का इख्तियार जैसे नवाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है उनको नहीं दिया जाता। मैं इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़फ़र अली, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। कौसर काज़मी साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि कहाँ एक कारगिल ऑपरेशन जो हुआ था उस पर तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म भी नहीं उनको पूछा गया। तो ये बता दें कि अब की बार ये उस्मा बुखारी ने जो इतना बड़ा दावा किया है, कोई सबूत है कि ये सारा डिज़ाइन जो है वो नवाज शरीफ ने तैयार किया था भारत की जारियत का जवाब देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मती, जिस वक्त नूर खान एयरबेस पे हमला होता है जरा तहकीकात कर लें जो लोग इस पे मोतरज़ हैं कि उस्मा बुखारी ने पता नहीं क्या तौहीन कर दी और कोई ऐसी बात कर दी मुज़क्का खेज,
तो ऐसा नहीं था। मियां नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे और मियां शहबाज शरीफ हुकूमती सतह पर। हम बाकी जो दिफाई अभी जो माहिर आपको बता रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि एयरफोर्स का या आर्मी का या नेवी के हवाले से मियां नवाज शरीफ उसको सुपरवाइज कर रहे थे और वहां पे हिदायत दे रहे थे। हुकूमती सतह पे मियां शहबाज शरीफ के हवाले से बात हुई थी कि मियां साहब ने तमाम चीजें तायीद के साथ मियां नवाज शरीफ की, उसके बाद ये मामला किया। जब मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात होती है तो मुझे वो दिन याद आता है मई 1998 में 28 को, जब भारत वाकई एक तकब्बुराना लहजा रखता था। मगरूर भारत इससे ज्यादा ताकतवर उसने खुद को नहीं समझा था जब वो पाकिस्तान को तमीज सिखाने की बात करता था। और मियां नवाज शरीफ ने इन्हीं अल्फाज के साथ कहा था कि भारत भला हो, आप हमें तमीज सिखा रहे हो, और 5 के बदले 6 धमाके इसी नवाज शरीफ ने किए थे, जिसका अमल बोलता है। अल्फाज बोले ना बोले, अमल से हमेशा पाकिस्तान की दिफा को मियां नवाज साहब सवाल ये पैदा होता है कि वो 27 साल पुरानी, आप 27 साल पुरानी मिसाल दे रहे हैं, अभी नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं सामने आके बात कर रहे हैं? नहीं, 27 साल में आदात और वो जो आपका अमल होता है वो बदलता नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने तो अभी क्यों नहीं बोल रहे? मियां नवाज शरीफ साहब अभी मंजर-ए-आम पे क्यों नहीं आके बात करते हैं मोदी के खिलाफ? आपको वही जवाब दे रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ के ये अल्फाज थे कि हमने डिप्लोमेसी के तहत दुनिया को भी ना खुश नहीं किया और भारत को भी जवाब दे दिया। अब एक तरफ भारत इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान हम पे जारियत कर रहा है, जबकि उसने पहल की, पाकिस्तान की मसाजिद पे हमला किया। मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने अपनी ज़हनियत बताई कि मसाजिद पे हमला दरअसल इस्लाम पे हमला था। उस वक्त बजाय इसके कि हम उनको बताते कि हम मार रहे हैं, हम दुनिया को ये चेहरा दिखाना चाहते थे मोदी हुकूमत का कि पाकिस्तान पे जारियत करने वाले ये लोग हैं। बाकी हमारा अमल बिल्कुल सामने था और पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम भी किया। बहरहाल दुनिया में जो नवाज शरीफ साहब का मुकाम है कि सफारती सतह पे भी और वैसे भी बड़े इंटरनेशनल लीडर हैं, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई प्रोग्राम है आइंदा चंद दिनों में इस सारे इतने बड़े वाक़े के हवाले से कोई नवाज शरीफ साहब की तरफ से? देखिए, मियां नवाज शरीफ ने बड़े खुले अल्फाज में आर्मी चीफ से लेके वज़ीर आज़म से लेके एयरफोर्स के तमाम तर ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद और शाबाश बिल्कुल दे दिया है। जहां पे वो जरूरत तो थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को भी खबरदार कर देते हैं। देखें अब वो क्या करेगा, उसकी अपनी ओपोजिशन उसको तनकीद का निशाना बना रही है मती। वो जो राफेल को लेके उनके पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ पार्लियामान में मीम्स बन रहे हैं, तो उस पे तो वो गिदर भक्तियां मारेगा, धमकियां। वैसे नवाज शरीफ साहब कौमी असेंबली में भी खिताब कर सकते थे, वो तो बिल्कुल होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि वो मुंतखब नुमाइंदे हैं ना सर, वोट लेके आए, अपने हल्के के लोगों को तो बताए ना वो कहाँ खड़े। आपको बता रहा हूं, पीएम हाउस के अंदर मौजूद थे तमाम तर ऑपरेशन जो अजमा ने बात की। मियां शहबाज शरीफ जो भी इक़दामात उठा रहे थे, मुकम्मल ताईद हासिल थी, मुशावरत थी, इसाक डार साहब वहां पे मौजूद थे। डार साहब ने सफारती सतह पे जो भी अमल किए उसमें मियां नवाज शरीफ की मुशावरत थी। तो अगर डिजाइन मियां नवाज शरीफ ने किया तो बिल्कुल ठीक किया जी, सफारती सतह से। चले हमारे साथ ये हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद हैं, राना आतिफ साहब। राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे, आपके लीडर इमरान खान अडियाला जेल में मौजूद थे, तो इन दोनों लीडरों की क्या कंट्रीब्यूशन होगी इतने बड़े बहरान के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मती साहब, आप इमरान खान साहब तो आपको पता है पिछले 2 साल से तकरीबन नाहक पाबंद सलासल हैं, और लेकिन उसके बावजूद फैमिली को मुलाकात करने पे, उनके सियासी रफ़क़ा को मुलाकात करने में जितनी मुश्किलात का सामना है वो आप सबके सामने है। वो ये उसको बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो अज़बर है लोगों को। उसके बावजूद जब भी खान साहब की स्टेटमेंट आई और खान साहब ने कहा कि मैं बार बार मुतनब्बे करता रहा कि ये जो आरएसएस का ये जो एक माइंड सेट है जिसको ये लोग बड़ा सेलिब्रेट करते रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 2014-15 में बड़ा सेलिब्रेट किया गया कि देखें जी कि मोदी तो हमारे घर शादियों में भी आता है, हमारे तो पर्सनल ताल्लुकात हैं, और ये हम बार बार मुतनब्बे करते रहे कि वो एक बड़ी, जिसे मैं ऐसे कहता हूँ, एक हिंदू ह्यूब्रिस है कि एक एरोगेंस है उनके अंदर, और जो था और तकब्बर। और बार बार हम ये कहते रहे कि ये जो ताल्लुकात की पिंगे बढ़ाते रहे। तो एक तो ये फ़र्क है, और ख़ान साहब की स्टेटमेंट बड़ी कैटेगोरिकली है, और मैं माजी में नहीं जाना चाहूँगा लेकिन सबके सामने है कि खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि मैं, और लीडरशिप दी थी उस मौके के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली इस मौके पे कोई सिविलियन लीडरशिप जो गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी के लिए क्या पैगाम दिया खान साहब? मोदी के ये कहना है कि वो तो एक आरएसएस का माइंडसेट है, और ये बार बार कहा कि ये खित्ते के अमन के लिए खतरा है। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 5
5-6 दफा खान साहब ने रिपीटेडली कहा और मैं उनका मैसेज भी यही आया था। तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी हमला किया गया भरपूर तायद करते हैं खान साहब। बिल्कुल जी, देखिए क्योंकि उन्होंने आप एक यूनिलैटरली इन्होंने एक एक्शन ले लिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमारे सिविलियन आबादी के ऊपर उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा बेफिटिंग था और बड़ा एक्यूरेट था और मेरा ख्याल है कि पूरी कौम के अंदर ये जो एक खुशी की लहर है, जैसे हमने इंडिया को पुश बैक किया और जो उनका जो एक तकब्बर था, जो एरोगेंस थी, उसको जैसे हमने खत्म किया। दूसरी बात यह है कि खान साहब तो देखें वो जेल के अंदर रह के भी वो वही बातें करते हैं जो बाहर थे। चलिए अब नवाज शरीफ साहब पे आ जाएं। आपके ख्याल में वजीर आज़म जो होता है वो ऐसे जंग के माहौल में उसी की प्लानिंग होती है, उसी के फैसले होते हैं, जैसे हम भारत के हवाले से कहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, तो आप लोग भी समझते हैं ये जो कुछ भी हुआ ये शहबाज शरीफ ने किया या किसी और ने किया? देखिए पहला तो ये जो इन्होंने कहा कि ये अब इस पे बंदा से सवाए बंदा हंसने के और तो कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ के हवाले से तमाम डिज़ाइन किया। पहले तो सवाल ये कि अंडर व्हाट कैपेसिटी। देखें अगर तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एक लाइन ऑफ चेन ऑफ कमांड है, लाइन ऑफ अथॉरिटी है, तो उसमें ये तो नहीं हो सकता ये मुल्क के फैसले तो कोई बंदा जो कि किसी एग्जेक्टिव पोजीशन हो वो तो नहीं कर सकता। वो हल्फ उठाया भाई खुफिया रखना है चीज़ों को और ये वो जो बात है मेरा ख्याल है क्योंकि जब बंदा किसी को खुश करने और जो पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो एक सुबकी सामने आई उसको कवर अप करने के लिए इस तरह की बातें करने की। और दूसरी बात ये कि वैसे जो एक हल्फनामा होता है वजीर आज़म का अलग होता है, रुकन कौमी असम्बली का अलग होता है, और वजीर आज़म के हल्फ में ये खास तौर पर लिखा होता है जो चीज़ें मेरे सामने जो चीज़ कारहाय मनसबी के तौर पर लाई जाएंगी उनको मैं मख्फी रखूंगा, खुफिया रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। तो इस हवाले से आपको लगता है कि ये एक एडमिशन है ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की? मेरा ख्याल वो मैं तो इनको इन्होंने सिर्फ खुश करने के लिए, क्योंकि जो 2-3 हफ्ते पूरे क्राइसिस के अंदर ना नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया, हमारे लिए तो जिस तरह के वो उसको पीटीआई समझ के ही थोड़ा जवाब दे देते, जिस तरह हमारे बारे में दिन रात इनकी जुबानें खुश नहीं होती। नरेंद्र मोदी का ना कोई पंजाब गवर्नमेंट से कोई नाम आया, ना नवाज शरीफ से कोई स्टेटमेंट आई, ना नाम लिया गया उसका। बंदा क्या देता है कि नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का भी नाम नहीं लिया गया। जो अब ट्वीट आई है परसों उसमें हिंदुस्तान का भी कोई नाम नहीं लिया गया। पता नहीं इतनी क्या हमें है, वो हम पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और जिस तरह मैं पहले कहा हमने जिस तरह पुश बैक किया तो एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एक डेफनिंग साइलेंस थी। बहरहाल 2019 में भी जब आपके लीडर अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के आए थे दूसरी बार, तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म थे और उन्होंने कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का इलाका जो है उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया, उसको एनेक्स कर लिया इंडिया के साथ। तो भी इमरान खान साहब ने क्या किया था? जुमे के जुमे वो एक बाहर तो निकलते थे लोग वैसे ही नमाज के लिए। नहीं देखिए मैं बताता हूँ, फ़र्क ये चीज़ है कि अब जब लीडरशिप होती है उसे आप ये करते हैं कि वो एक नेशनल नैरेटिव शेप करता है, वो एक क्राइसिस के अंदर आगे सामने आता है। देखें होना ना होना तो एक बात की चीज़ है। देखें जो ये जंग होती है वो तो अफवाज ने लड़नी होती है, लेकिन लीडरशिप का काम होता है वहाँ पे खड़े होके एक आपने एक नेशनल नैरेटिव फ्रेम करना होता है, कौम को एक आस उम्मीद दिलानी। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो क्या करते? जो सर वो तो 2019 में हमने देख लिया था। ये पूरी कौम को हमने देखा ना, कौम को जुमे के जुमे निकाल दिया। 2019 में क्या करते? मैं 2019 फरवरी मेरे ख्याल में यहाँ पे लीडरशिप देते, वहाँ पे फ्रंट फुट पे आके खेलते और नरेंद्र मोदी को पहले आके जवाब दिया जाता कि जो तुमने 2 त्यारे गिराए थे इन्होंने 6 गिरा दिए। नहीं तो मैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो हमारा मैंने पहले कहा कि हमारा 2 त्यारे गिराने का क्रेडिट खान साहब को देते हैं, तो ये 6 त्यारे गिराने का क्रेडिट आप शहबाज शरीफ को नहीं दे रहे। देखें जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, देखें आप एक बड़ी शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट दे रहे हैं आप? शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही टोटली पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। नहीं कोई चीज थी नहीं कोई, आप क्रेडिट हम कैसे दे सकते हैं? लेकिन क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को जाता है। लेकिन वैसे अगर आप मुझे ये कहें हमारी जाता है फोर्सेस को जाता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप तो जो गवर्नमेंट थी वो तो गायब थी, बिल्कुल गायब थी। हर चीज का क्रेडिट जाता है जी हमारे फोर्सेस को। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी अपोजिशन की सियासी जमात है, उनके बानी पिछले 2 साल से जेल में हैं और बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या चेयरमैन है, मुंतखब चेयरमैन है, बाकायदा फुली एम्पावर्ड चेयरमैन है, उनका एक बयान आया है और उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ सीज़ फायर कर सकता है, जंगबंदी कर सकता है, तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ क्यों नहीं कर सकता? आइए देखते हैं उन्होंने कहा क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे थी, पाक फौज के हक में हमने रैली निकाली है, पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकाली है, कौम की यहजती के लिए रैली निकाली है। बट मैंने असम्बली में भी कहा है, मैंने टीवी पे भी कहा है कि देखो बच्चों को आप, वालिदैन को आप जेल में रखो तो बच्चे कब तक फंक्शन मनाएंगे, कब तक आएंगे, क्यों घर आएंगे? अब ये कौमी यहजती होनी चाहिए कि वो बंदा
जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है, वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा है जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, उसको भी मजीद जेल में ना रखे। अगर हमारा इंडिया के साथ हो गया सीज़ फायर तो अब आपस में भी सीज़ फायर होना चाहिए, सेरेनिटी फिर प्रिवेल करनी चाहिए ताकि कौम में यकजहती रहे। और यकजहती का सबसे बड़ा तकाजा यही है कि खान साहब की रिहाई हो, बुशरा बीबी की रिहाई हो। तो कौसर काज़मी साहब, कोई अपनी सियासी जमातों के साथ, अपोजिशन के साथ कोई सीज़ फायर करने का कोई डिज़ाइन या मंसूबा नवाज शरीफ साहब ने तैयार नहीं किया? मती, सबसे पहले तो खराज तहसीन है उन अफराद को। अभी मेरा भाई आतिफ भी यही बात कर रहा था कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ थे और इन्होंने खराज तहसीन पेश किया सबको। बैरिस्टर गौर के हवाले से अभी आपने शॉट सुनाया, सारा बिल्कुल सामने है, लेकिन वो अलीमा खान कौन है? अगर तहरीक इंसाफ का यही नुक्ता नजर था तो फिर वो जो इसको नूरा कुश्ती कह रही थी कि कोई जंग होनी नहीं है, ये मकबूलियत दोनों यानी हमारी तरफ और मोदी की तरफ इशारा करके कि ये सिर्फ मकबूलियत के लिए एक क्रिएट किया गया ड्रामा है, उसको कहां लेके जाएंगे? फिर उनको कहां पे लेके जाएंगे जो लोग ये कहते रहे कि भाई ये जो GHQ है ये यहाँ पे है, डीर इंडिया यहाँ पे हमला कर दो। चले वो तो जंग से पहले की बात है ना, अब जंग से पहले तो नरेंद्र मोदी भी बहुत कुछ कहता रहा है, तो अब जंग के बाद बताएं ना, क्या सुलह सफाई का कोई चांस है कि नहीं है? सीज फायर करेंगे अपनी सियासी जमातों के साथ? दौरान जंग ये बातें की जाती रही हैं भाई, ये जंग से पहले बातें नहीं थी कि पलटकर भारत ने जबरदस्त वार कर दिया पाकिस्तान की एयर बेसिस पर, भारत का शदीद हमला। हाँ, अब ये जो मामलात हैं, जब जंग अभी जारी होती है तो हमने देखा कि अभिनंदन को भी छोड़ दिया जाता है, फिर यही इमरान खान कहते हैं क्या चाहते हो मैं हमला कर दूं इन पे। तो इस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है। अगर अभिनंदन को छोड़ दिया जाता है तो फिर कप्तान साहब को भी छोड़ देना। देखिए तो कप्तान साहब के हवाले से ये बड़ी अजीब बात इन्होंने की। एक तरफ ये कहते हैं कि वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है कि वजीर आजम का एक हलफ होता है, और दूसरी तरफ एक मुसद्दिका जुर्म में सजा पाने वाले इमरान खान को ये कहते हैं कि अगर वो जेल से बाहर आ जाए और उसको साथ बिठा लिया जाए और वहां पे जंग में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो उनकी बातें बड़ी अजीब होती है। मैं अब भी इनको कहूंगा, आतिफ जैसे लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बाकी तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा तबका है जिसने वाकई इस घुटन दौर में उनके जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। यही बड़ा अहम वक्त है कि आप उन लोगों से किनारा कश हो जाएं जिन्होंने इस वक्त भी पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया, आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया, मुंतखब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एन उस वक्त जब जंग हो रही थी तो आप तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ऐसा मौका है। जहां तक बाकी ये मोदी के हवाले से तहरीक इंसाफ ने भरपूर साथ भी दिया, आप उनके मनफी चीजों को नोट कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्बत बात है कि खुद फौज के तर्जुमान ने इस बात का इदराक किया, एहसास किया और कहा कि तमाम सियासी जमातों ने बिला तफरीक फौज की हिमायत की है, मुल्क को कौम के साथ खड़ी रही हैं तमाम सियासी जमातें, तो आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ ना, बैरिस्टर गौहर कौन है और अलीमा खान कौन है, ये जंग को किस हवाले से देखते रहे। बाद में जब मामला खत्म हो गया, पाकिस्तान के हाथों मोदी को मुंह की खानी पड़ी, फिर अपना नैरेटिव आप बेशक चेंज करना है, लेकिन ये नहीं हो सकता। अब बाकी जो आपने कहा भाई मोदी के हवाले से आतिफ ने जो बात की, इसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है। हम पूरी दुनिया को ये बता चुके हैं कि RSS, बीजेपी और मोदी हुकूमत जो है मसाजिद पे हमला करके और इंडिया के अंदर सिखों की इबादत गाहों पे हमला करके उसने अपना चेहरे पे जो निकाब था उसको उतार दिया है कि एक ये फाशिस्ट किस्म की एक जमात है जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहती है इंडिया के अंदर, उसका और कोई मकसद नहीं है और अपने मकसद में वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो राना आतिफ साहब, अब इमरान खान के बच्चों ने भी इंटरव्यू दिया है और ये पहली बार वो इस तरह मीडिया पे आए हैं, पहले वो सुन लेते हैं फिर आपकी तरफ आए। तो क्या आपको लगता है कि डेस्परेशन है ये PTI की या बानी PTI की फैमिली मेम्बर्स की, किस चीज़ ने मजबूर किया कि वो पहली बार अब सोशल मीडिया पे आके ये बात कर रहे हैं? बज़ाहिर तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने उनको इस बात की इजाज़त दी है कि वो मीडिया पे बात कर सकें, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। देखें, जो इमरान खान साहब के जो बेटे हैं दोनों, आपको पता है कि हमारी पार्टी का तो बड़ा क्लियर स्टांस रहा है कि हम तो मारूसी सियासत के सख्त खिलाफ हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का जो बेसिक वजह ये है कि वो ये जो मारूसी सियासत है। और उन्होंने सियासत कर रहे थे नहीं, और उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि हम तो सियासत में नहीं, हम सियासत में नहीं है। देखिए, वो अपने वालिद के बारे में वो जेन्युइनली कंसर्न है, लाइक किसी भी और बेटों की तरह।
और उन्होंने मरीम नवाज भी बड़ी कंसर्न रहती थी नवाज शरीफ साहब के बारे में जब वो जेल में थे या इलाज तो वो अगर कोई भी बेटा और बेटी अगर अपने पेरेंट्स के बारे में अगर उनकी वेलबींग के बारे में कंसर्न है तो वो उनका बिल्कुल राइट है, हम उसको तो नहीं क्वेश्चन करते, लेकिन तो हम तो बात जो करते हैं कि जो पूरा खानदान सियासत में आ जाता है और एक मरूसियत के नाम पे, तो जो इनकी बात है और जो ये जो खान साहब के बेटों ने कासिम और सुलेमान दोनों ने जो बात की है, और वो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका कोई हमें खदशा या कोई इत्माल नहीं है। ये रोज़ आपके सहाफ़ी यहाँ पे आके जो ख़बरें देते हैं बावसूख ज़राए से, और ये आप बार बार बता चुके हैं। सनाल ने एक प्रोग्राम में कहा जी कि खान साहब का अगर मिलिट्री ट्रायल होता तो क्यों नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ की तरफ ये लोग बार इशारा करते हैं और खान साहब के बेटे जनरली इस बात के बारे में परेशान है। उनकी जो परेशान होने की वजह वो बिल्कुल ठीक वजह है हमारे ख्याल के अंदर, क्योंकि 2 साल के अंदर जिस तरह खान साहब के साथ जिस तरह सलूक किया गया, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग कि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एक जो पाकिस्तान ने 70-75 साल में कोई अगर कोई हीरो पैदा किया है, फिलैंथ्रोपी से लेके पॉलिटिक्स के अंदर, सोशल वर्क से लेके और स्पोर्ट्स के अंदर, तो अगर आप इस तरह का सलूक 2 साल से उनकी फैमिली को मुलाकात करने के लिए आपके सामने जिस तरह की तकदो करनी पड़ती है 2 साल के अंदर, खान साहब मुझे बताएं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, मती साहब आपका बड़ा गहरी नजर है पाकिस्तान की तारीख के ऊपर, कौन सा ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिसको 2 साल से अंदर वो आज तक किसी ने वो देखा ही नहीं है, सारा उसका सारा जेल ट्रायल हो रहा है। और आई थिंक ये खदशात इसलिए आपके बढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि सिविलियन शहरियों का भी फौजी अदालतों में ट्रायल, बिल्कुल ये और ये हमारे खदशात है और हम समझते हैं, लेकिन देखिए खान साहब और उन्होंने कहा कि हम अपने और हम सब समझते हैं कि खान साहब एक बड़े ईमान वाले आदमी हैं और वो पूरी अपनी जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिस तरह वो दिलेरी से उन्होंने किया है, सब्र के साथ किया है, ना उन्होंने कोई डील मांगी है ना कोई डील, और वो बड़ी खंदा पेशानी के साथ उन्होंने जेल काटी है। जी कौसर काजमी साहब, आप इमरान खान के बच्चों के इस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? देखें जी, औलाद अपने वालिद के लिए चाहे वो बेशक किसी जुर्म की पादाश में जेल में पाबंद सलासल हो, उसके लिए आवाज उठाना उनका हक बनता है। हमें बिल्कुल इस पे, मुझे तो कम से कम कोई एतराज नहीं है इस पे, लेकिन जब ये कहा जाता है जी कि जान को खतरा है और इस तरह की बातें की जाती हैं, तो वो पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को बतौर मजमूई पूरी दुनिया में बदनाम करने की एक साजिश है जिसको हमेशा तो आप लोग भी लगाते रहे ना। पिछले दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उनकी भी जान को खतरा था और सारी दुनिया में आप लोग ये इल्जाम लगाते थे। कासिम और सलमान को यहाँ पे आके उन लोगों ये जहर देने के इल्जाम तक तो आप लोगों ने लगाए थे कि नवाज शरीफ को जहर दिया जा रहा है, वो क्या था? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने उस वक्त उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को वक्त के जो फिरौन थे उनको लड़ाते हुए मुल्क के अंदर देखा, चाहे वो इस्लामाबाद कोर्ट है, मुझे याद है आप भी वहां पे मौजूद होते थे जब मरियम नवाज जमादारान का नाम लेती थी, तो ये खुल के सामने आए ना, आए बाएं शायद कभी उस पे इल्जाम, कभी अमेरिका पे इल्जाम, कभी आर्मी चीफ पे इल्जाम, तो ऐसा तो ना गिरे ना, जो जमादारान है उनका नाम ले। चलें ठीक है, बिल्कुल सही है, नाम ना ले, जब तक ये नाम नहीं लेंगे तो आपको तो बिल्कुल नहीं पता कौन जमादारान है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साबिक सफ़ीर जौहर सलीम से। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया तकरीरों ने खित्ते में अमन के हवाले से नए खदशात को जन्म दिया है। अब बात हो रही है न्यू नॉर्मल की, और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक अब कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या भारत में कहीं भी होता है तो भारत बज़ाहिर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पर वार करेगा। अब इस नई सूरत हाल के अंदर या सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पे मौजूद हैं, सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद के जनाब, और साबिक कायम मकाम सेक्रेटरी ख़ारजा भी रहे हैं जनाब जौहर सलीम साहब। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आप साबिक सफ़ीर भी रहे हैं, पूरे दुनिया में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये जो तकारीर हैं, ये इस खित्ते में, इस रीजन में ये जो न्यू नॉर्मल लाने की बात हो रही है, ये इसका क्या मतलब है और इससे क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस पे जो बिकॉज इस चीज़ की हालांकि मोदी से कुछ भी तवक्को हो सकती है, लेकिन अब जब जिस तरह से सारा सीज़ फायर हुआ है उस वक्त एक माहौल ऐसा था कि बात मुज़ाकरात की तरफ जाए, जो डिप्लोमेसी को चांस दिया जाए, जो है ना मीनिंगफुल डायलॉग को चांस दिया जाए, लेकिन उसमें इन्होंने इतनी इंसेंडरी किस्म की, इतनी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस की। मैं तो उसकी तकरीर देखी सारी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उससे सिर्फ एक दिन पहले ही मैंने अपने 1-2 इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि मोदी से जो हमें ख़दशा है वो ये है कि ये फिर से वही बात करेंगे कि जी वो पाकिस्तान तो इसमें है मुलविस, और बात जब होगी तो सिर्फ टेररिज्म पे होगी, और बात जब होगी तो उस कश्मीर पे होगी जो इनके पास है, क्योंकि ये तो
बहुत देर से हम सारी यही ज़ुबान सुन रहे हैं, तो अब ख्याल था थोड़ा सा कि शायद अब मोदी जोन सी हैं थोड़ी सी अपनी रवश पर बदलें, लेकिन उनकी उस तकरीरों के टोन और टेनर से तो कोई इस तरह की उम्मीद जो है वाबस्ता करना मुश्किल है। दफ्तर खारजा ने भी जो है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इस तकरीर को इश्तिआल अंगेज़ और झूठ पर मबनी करार दिया है, और जो अभी बयान आया है और उन्होंने ये कहा है दफ्तर खारजा ने कि ये बयान जो नरेंद्र मोदी ने दिया है ये गलत मालूमात और सियासी मौका परस्ती और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अब रीजन के अंदर सूरत हाल ये है कि देखें सीज़ फायर तो हो गया, जंग बंदी तो हो गई, मगर भारत की तरफ से अभी जारियत जारी है और वो है इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली। तो ये एक आबी जारियत जारी है मगर जंग बंदी हो गई है, तो अब इस आबी जारियत जो है इंडस वाटर ट्रीटी का क्या मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान को सफारती सतह पर ये मामला उठाना चाहिए या फिर इस जारियत का जवाब भी उसी तरह देना चाहिए जैसे पहले दिया है? जी देखिए, उसमें हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल सामने आ गया था पहले ही, जो हमने कहा था कि अगर, और अभी दोबारा से रिट्रेट हुआ है इस वक्त, उसका इरादा किया गया है कि अगर हिंदुस्तान ने इस किस्म की कोई एक्ट किए, देखें एक चीज़ है कि उसको एक ट्रीटी को उन्होंने कहा जी इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है कि इसको अबेंस में हमने रखा है, वो एक बात है। दूसरी बात ये कि आप उसके बाद कोई इस तरह के इक़दाम करें कि वो पानी का रुख मोड़ें, या पानी जो हमारी तरफ जो पानी सारे आ रहे हैं वाटर्स जो हैं उनको आप रोकने की कोशिश करें, क्योंकि वो ज़ाहिर है अपर राइपेरियन है, वो पानी का बहाव उनकी तरफ से नीचे आता है। तो अगर वो करेंगे तो हमने कहा कि जी वो उसको फिर हम एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, वो जो है अब बिल्कुल अभी जारी है जिस तरह आपने लफ्ज़ यूज़ किया, या क्योंकि वेपनाइजिंग ऑफ वाटर है, तो अगर इस तरह होगा तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब देगा, ये तो हमने क्लियर कर दिया। लेकिन साथ ही साथ अब देखें बात मुज़ाकरात की भी हो रही थी, क्योंकि जब ये सीज़ फायर एग्री हुआ है तो उसमें ये भी एक अहम नुक्ता था कि उसके बाद एक बातचीत होगी, न्यूट्रल वेन्यू पे होगी, और उसमें फिर वो जो है जो ज़ाहिर है इस वक्त जो अहम अमूर हैं सारे वो ज़ेर गौर आएंगे, उस पर मुज़ाकरात होंगे। तो सबसे पहले तो, और मैंने तो उस पर इत्तेफाक से अपने कमेंट्स में इससे पहले भी कहा कि इस तरह की अगर कोई मुज़ाकरात की मेज़ सजे तो उसका पहला स्टेप एट द आउटसाइड यही होना चाहिए कि जी दोनों मुल्कों से कहा जाए, जो भी बीच में आते हैं जिस तरह अमेरिकन हैं, अगर वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस डायलॉग को, तो वो कहें कि जी दोनों मुल्क जो हैं ये जो भी इकदाम उन्होंने 22 अप्रैल के बाद लिए कि जी ये जिस तरह उन्होंने इंडस वाटर्स ट्रीटी का कहा कि जिस इंतास माहिदा को हमने इन्हें बेंस कर दिया, उसको वापस लें। फिर हम भी उसके जवाब में अपने वो जो इकदाम हमने उसके जवाब में ही किए थे, हमने खुद से तो नहीं किए थे। अगर वो वापस नहीं लेते तो फिर जंग का खतरा मौजूद रहेगा। देखिए अगर वो वापस नहीं लेते तो बिल्कुल ये जो है जंग का खतरा मौजूद रहेगा, ये खिता फिर जो है ना एक बड़ी नाजुक सूरत हाल में रहेगा, और ये दो मुल्क जो एटमी ताकतें हैं वो फिर इसी तरह फेस ऑफ। अच्छा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में एक बात को दोहराया भी कि वो किसी एटमी ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल में। तो आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान वाकई अपने एक्शन से कोई इस पोजीशन में है कि जिससे भारत को ज़्यादा ख़तरा है पाकिस्तान के बनिस्बत के पाकिस्तान को भारत से ख़तरा है एटमी हमले का? नहीं, मेरे ख्याल है कि वो जो सा उनका जो एक इशारा था जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ा जो है ना बिल्कुल वो एक उसको मिस इंटरप्रेट करने वाली बात है, क्योंकि वो भारत कहता है कि देखें जी हमारी तो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की जो है वो कहते हैं कि जी अगर कन्वेंशनल में हम जो है ना अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद हम तो कर सकते हैं, फर्स्ट यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसको वो एक किस्म का दुनिया को बताते हैं, देखें जी ये एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल है कि पाकिस्तान कहता है कि अगर जो है ना कन्वेंशनल वॉर में जिस वक्त भी हम फील करेंगे तो हम उसके बाद फिर ये और आपके ख्याल में पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से एक छोटा मुल्क है और उसके वजूद को ज़्यादा बड़ा ख़तरा लाहक है। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा होता है तो फिर पाकिस्तान की जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को जो पाकिस्तान नहीं मानता तो ये दुरुस्त है? देखिए हमारी पॉलिसी उस पर बड़ी कंसिस्टेंट है और बड़ी प्रिंसिपल्ड है। हमारी पॉलिसी ये है कि हम तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते ये जो है ना न्यूक्लियर ऑप्शन किसी, लेकिन नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भी नहीं मानते। लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं है कि जी हम इंतजार करेंगे कि वो पहल कर दें, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर जंग में अगर एक मुल्क पहल कर दे तो फिर दूसरे मुल्क के पास बचा क्या? और पाकिस्तान जैसे छोटे और खुसूसन हमारा मुल्क जो है वो तो नक्शे के एतबार से आप देखें तो एक हम तो जो है ना जिस तरह से हमारा कोई उस तरह की डेप्थ तो नहीं है जिस तरह की इंडिया में है, तो वो जाहिर है कि हमारी तो वो बिल्कुल असूली उस पर बेस्ड है। और उस पर बेस्ड है कि एक जो डिटरेंस जो एक्चुअल एक डिटरेंस
उसके असूल हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड है वो सब। अच्छा ये बताएं कि सदर ट्रंप ने बड़े वो बोस्ट करते हैं कि ये मेरी इंटरवेंशन की वजह से एटमी जंग रुक गई है और मैंने दोनों मुल्कों से कहा था कि मैं तिजारत बंद कर दूंगा और उन्होंने बज़ाहिर प्रेशर डाला था। तो आपके ख्याल में अमरीकी सदर जो हैं अब इस जंग बंदी को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे और कश्मीर का मसला जो हल करने की सदर ट्रंप ने बात की है, क्या ये अमेरिकन इंतज़ामिया की नई पॉलिसी है कश्मीर के ऊपर? मैं इसको इस तरह देखता हूँ, एक तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की, जो ट्रेड के मैंने उसको जो है ना उस कार्ड को इस्तेमाल किया, तो देखें मुज़ाकरात जो ज़्यादा हुए हैं उसमें ट्रेड का जिक्र तो थोड़ा सा कम आया था वैसे, जो अभी तक इंडिया तो कहता है बिल्कुल नहीं बात हुई ट्रेड के हवाले से, तो मतलब वैसे भी ज़ाहिर है उसका, क्योंकि इस किस्म के हालात में ज़ाहिर ट्रेड की बात तो कम हुई होगी, लेकिन ज़रूर उन्होंने जिक्र कर दिया होगा कि देखें, उन्होंने वो किया होगा ना जिस तरह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी होती है कि देखें अगर आप मानेंगे मेरी बात, जो उन्होंने कहा भी है, तो मैं फिर ट्रेड ज़्यादा अमेरिका इन दोनों मुल्कों से करेगा और अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम बंद कर देंगे। इस तरह की बात हो सकता है उन्होंने कर दी हो, बिल्कुल झूठ तो नहीं ज़ाहिर है ट्रंप बोल सकते, लेकिन साथ ही साथ ये कि लेकिन वो कोई अहम उस वक्त का वो जो है ना नुक्ता नहीं था जिस पे नुक्ता असल ये था कि ये जंग जो है ये खत्ते के लिए बहुत खतरनाक है, एटमी मुल्क हैं दोनों। कश्मीर के हवाले से अमेरिकन सदर कितने सीरियस हैं आपके ख्याल? देखें कश्मीर के हवाले से अगेन अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात आपको याद है कुछ साल पहले भी की थी कि मैं कश्मीर पे मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ अगर दोनों मुल्क माने। अच्छा हम तो मानते हैं, हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि जी बिल्कुल 2019 की बात कर रहे हैं। हाँ 2019 की, और फिर उसके बाद जो हुआ था वो भी आपको वो भी हमें देखिए ज़ाहिर इंडियंस तो फिर उसमें नहीं आते, उनकी तो अब कितने सीरियस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप तो सीरियस होते हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उसकी 2-3-4 वजूहात हैं। एक तो यह है कि वो ही वांट्स टू बी रिमेंबर्ड एज द अल्टीमेट डील मेकर, वो तारीख में अपना नाम करना चाहते हैं ना। अच्छा वो समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ा टैलेंट ये है और अगर वो कोई ऐसा डील कर जाए, लेट्स से अगर वो तस्वीर करा दें तो फिर तो नोबेल पीस प्राइज उनको मिलेगा ही मिलेगा। करा सकते हैं, देखिए भारत मान जाएगा। मैं उसकी तरफ आता हूँ। तो अच्छा दूसरा उनको ये भी है जाहिर है कि अगर इस तरह की चीज़ जो उनसी है उससे, क्योंकि उनको अभी तक उसमें इतनी कामयाबी नहीं हो रही, यूक्रेन वाली साइड पे गजा और इजराइल के दरमियान भी नहीं हो रही, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेट्स से कि वो कहें कि इसमें हो जाए, मतलब उनकी कोशिश तो है। अब जहाँ इस बात पे कि क्या भारत मानेगा, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो उनकी बात जो बड़ा मुश्किल होगा, ट्रंप के लिए भी मुश्किल। बहरहाल आखिर में क्विकली ये पूछें कि ये जो अभी जंग हुई है पाकिस्तान भारत की, क्या इससे रीजन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हुआ है? जी अब थोड़ा समय से पहले एक चीज़ मैं कहूँगा, एक नुकता जो अहम है, देखिए एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। इस वक्त जो ज़रूरत है वो डायरेक्ट जो है ना कि अगर ये सोचें कि बात कश्मीर के एक मुकम्मल हल की तरफ चली जाएगी तो फौरी तौर पे वो इतना आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट। लेकिन आखिर मेरे सवाल पे अगर आ जाए क्विकली वन लाइनर, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान और भारत के बीच? देखिए मैं उसको बैलेंस ऑफ पावर को मैं उसको उस तरह से नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान का डिटरेंस जो है वो पहले से ज़्यादा मुस्तहकम हो गया। भारत को एक गलत फहमी थी कि शायद 2019 के बाद जो वो बहुत ज़्यादा उनकी डिफेंसिव कैपेसिटी बढ़ी है तो अब वो पाकिस्तान की डिटरेंस को रोन सकते हैं, लेकिन वो क्लियर हो गया कि थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर जौहर सलीम। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।